हेलो नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज क्लास 10 का विज्ञान का पेपर हुआ है, उसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें और इसको कंप्लीट देखें, अधूरा नहीं छोड़े। तो क्योंकि अर्धवार्षिक में से वार्षिक परीक्षा में भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें, अपन पेपर को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था, दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था दानेदार जिंक। तो देखो पहले का पहला क्वेश्चन, दानेदार जिंक की क्रिया H2SO4 से करवानी है, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवानी है। तो जैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाएंगे तो ये अधिक क्रियाशील तत्व हैं, जो कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। इसका ब आंसर राइट हो जाएगा। ये पहले का पहला क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, देखो, यदि कोई विलयन न तो यदि कोई विलयन न तो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, न तो लाल को नीला करता है, न नीले को लाल करता है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो देखो इसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन होगी। कैसी होगी? उदासीन। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ पूरा कंप्लीट। इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखो, जो विलेन होता है उस विलेन की तीन प्रकार की प्रकृति होती है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की प्रकृति होती है। पहली प्रकृति होती है अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। क्या होती है? उदासीन। तो देखो जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्थर को नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नायक पिक्चर का हीरो याद रखें आप, अनिल कपूर। अनिल कपूर याद रखें। देखो अ से अम्ल हो जाएगा, दिखा दे रहा है आपको। अ से अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। बस इतना सा याद रखना है आप। फिर दूसरा है सारी। तो सारे प्रकृति वाला क्या करेगा? सार क्या करेगा? वो जो लाल लिटमस पत्र होगा, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? ये नीला कर देता है। कैसा कर देता है? नीला। इसके लिए भी आप याद रखें, वैसे तो इसका उल्टा कर दे जिसमें हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं रहता है तो याद रखें शालिनी कपूर। देखो शालिनी कपूर, सा से शार, शालिनी, सॉरी, शालिनी कपूर। तो ली से लाल और नी से नीला। तो देखो सार क्या कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्या कर देता है? नीला कर देता है। फिर इसके बाद में उदासीन। तो जो विलेन उदासीन होगा वह न तो लाल को नीले में बदलेगा, नहीं बदलेगा, न नीले को लाल में बदलेगा। तो वो विलेन कैसा होगा? उदासीन होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स आंसर। फिर इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन पूछा गया था, आभूषण बनाने में कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है? तो देखो आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है भारत में। 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। वैसे जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कहने का होता है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन 24 कैरेट सोने के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ये क्या होता है? मुलायम होता है। कैसा होता है ये?
मुलायम होता है, इसलिए इसमें इसको कठोर करने के लिए, क्या करने के लिए, कठोर करने के लिए या तो इसमें तांबा मिलाया जाता है या फिर चांदी मिलाई जाती है। तो तांबा या चांदी मिलाई जाती है 2 कैरेट के आसपास, मतलब 2% के आसपास, इसलिए इसको 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का अपरूप जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो कार्बन का कौन सा अपरूप है जो सुचालक होता है, तो कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट। देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। चौथा, यहाँ बात हो रही है कार्बन के अपरूप। अपरूप तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिंग। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिंग कितने अपरूप हैं, 3 अपरूप है। तो हीरा, देखो इसमें कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, उसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो हीरे में क्या होता है, एक कार्बन, एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ, अन्य 4 कार्बन के साथ में क्या कर लेता है, बंध बनाता है। इसलिए इसमें इसलिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता, मुक्त नहीं होता। इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक। आपसे कभी कभी क्यों भी पूछ लिया जाता है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो आपको वहां जवाब देना है, भाई हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु के साथ में बंध बनाता है और इसलिए इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण ही कार्बन विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कार्बन मतलब हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। फिर नेक्स्ट है ग्रेफाइट, किसकी बात करेंगे अपन, ग्रेफाइट की बात करेंगे। तो देखो ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ, अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ में क्या करता है, बंध बनाता है। अब देखो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, मैंने यहाँ ही कहा है। तो एक कार्बन अन्य तीन कार्बन परमाणु के साथ में, कितने, अन्य 3 कार्बन परमाणु के साथ में क्या करता है, बंध बनाता है। अब देखो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन के साथ ही बंध बना रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुक्त रहता है, मुक्त रहता है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। तो ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और पुलिन भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो इन अपरूपों में से ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अपरूप है जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रेफाइट, राइट आंसर आ जाएगा इसका ग्रेफाइट सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ई वाला, पादप पादपों में जल का परिवहन करता है। तो पादपों में जल का परिवहन कौन करता है, तो देखो पादपों में जल के परिवहन करने के लिए जाइलम होता है। क्या होता है, जाइलम, ये उत्तक है। देखो पादपों में 2 प्रकार के मुख्य रूप से उत्तक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का ई वाला है, ये देखो पादप उत्तक। पादपों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं परिवहन के लिए, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। देखो बहुत आसानी से याद रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो ज से जाइलम और ज से जड़, फ से फ्लोएम, फ याद आए यहाँ, फ से फ्लोएम और फ से फल। अब यहाँ फल का मतलब यहाँ भोजन से लेना है, किससे लेना है, भोजन से। अब देखो ध्यान से, जाइलम तो क्या करता है, जड़ों में होता है। जाइलम कहाँ पाया जाता है, पादपों की जड़ों में पाया जाता है। जो जो पृथ्वी से खनिज लवण, खनिज लवण, जल आदि का अवशोषण करके और
पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जड़ से कहाँ पहुंचाता है? पत्तियों तक। जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब ये कच्चा माल हो गया भोजन के लिए, ये क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। जैसे अपने भोजन बनाने के लिए आटा होता है, नमक डालते हैं, पानी होता है, तो वो सब कच्चे माल हैं। तो ऐसे ही पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों के लिए भोजन कौन बनाती है? पत्तियां बनाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो पत्तियों के लिए भोजन, पत्तियां भोजन बनाएगी तो पत्तियों के लिए कच्चा माल क्या हो सकता है? तो कच्चा माल कौन बेचती है? जड़ बेचती है। तो जड़ किसके माध्यम से बेचती है? जाइलम के माध्यम से बेचती है। तो जैसे जड़, जैसे जाइलम, जैसे जड़ और जैसे जल, जैसे ही क्या हो गया? जल। जल को ले जाने का कार्य कौन करती है? कौन करता है? जाइलम में करता है। इसके बाद में आप बताओ, ये जो सारा का सारा खनिज है, ये कहाँ पहुंच गया सर? पत्तियों तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? पत्तियां। अब ये पत्तियां क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाएगी। किसका निर्माण करेगी? भोजन का निर्माण करेगी। अब इस भोजन को बनाने के बाद में पत्तियां ही थोड़ी खाएगी सारे भोजन को। जैसे अपने घर पे माँ, अपनी जो मम्मी होती है, वो खाना बनाती है, तो खाना बनाने के बाद में सारी रोटियों को वही खा जाती है क्या? नहीं खाती है, सबके लिए बनाती है ना। तो सारे के सारे भोजन को पत्तियां ही थोड़ी खाएगी। तो उस भोजन को क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाना पड़ेगा। पेड़ पौधों के कहाँ तक? प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का। अब प्रत्येक भाग तक पहुंचाने के लिए भी कोई न कोई तो होगा। तो उसके लिए होता है फ्लोएम उत्तक। उसके लिए कौन होता है? फ्लोएम उत्तक। इसका मतलब इस भोजन को पादप के प्रत्येक भाग तक, पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो देखो इस बार तो क्या पूछा है? इस बार तो जल का परिवहन पूछा है। इस बार तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जल का परिवहन। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगली बार, अभी तो मेन पेपर तो बाकी है, तो वहां पे आपसे पूछ ले कि जो पत्तियों द्वारा भोजन बनाया जाता है, उस पत्तियों द्वारा भोजन बनाए गए भोजन को पाद के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो साफ फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम करता है। पत्तियां ही नहीं खाती है सारे भोजन को। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, जाइलम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ई के बाद में, अगला क्वेश्चन है पादप। पादप में बीज का निर्माण होता है। तो पादप में बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। पादप में बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। तो इसका ये वाला क्वेश्चन है ये, पादप में बीज का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है। देखो कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मान लो पादप है। पादप में एक तो होता है स्त्री केसर और एक होता है पुकेसर। पुकेसर, ये जो स्त्री केसर है, ये पादप का मादा भाग है, और ये जो पुकेसर है, ये पादप का नर भाग है। क्या है? नर भाग है। अब स्त्री केसर में क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय, मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। अंडाशय, और यहाँ से इसमें जो नरभाग में जो होते हैं वो होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। अब ये परागकण वर्तिका के द्वारा कहाँ पे पहुंचाए जाते हैं? अंडाशय में पहुंचाए जाते हैं। अंडाशय में, जहां पर इनका क्या होता है? निषेचन होता है। जहां पर इनका क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन होता है। दोबारा समझाता हूँ। पादप के दो भाग है, एक तो स्त्री केसर और एक पुकेसर। स्त्री केसर है, ये मादा भाग है, और पुकेसर है जो नर भाग है। मादा भाग में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ। अंडाशय और मादा भाग में अंडाशय और नर भाग में क्या होगा? परागकण होंगे। ये परागकण अंडाशय तक पहुंचाए जाते हैं, जहां पर इनका क्या होता है? निषेचन होता है। जहां पर इनका क्या होता है? निषेचन होता है, और निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण होता है। फल और बीज का क्या होता है? निर्माण होता है। ये मुख्य मुख्य बातें बताइए, बाकी तो फिर डिटेल में आपको कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर था ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आपको सबको पता है ये। फिर अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण।
से प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के क्या बनते हैं? प्रतिबिंब बनते हैं। सर कैसे बनते हैं ये भी बता दीजिए। तो देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है कैसा? वास्तविक और आभासी। सर कैसे बनता है ये भी बता दीजिए। तो देखो कैसे बनता है ये बताता हूं मैं आपको। देखो मान लो आपके पास ये अवतल दर्पण है। क्या है ये? अवतल दर्पण है, जिसको अपन ने बाहर की तरफ क्या कर दी? पॉलिश कर दी। अब देखो यहाँ पर होता है एफ और यहाँ होता है सी। अब अपन अलग अलग जगह पर वस्तुएं रख रख कर देखते हैं, तो इनके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसका एक ही चित्र में बताता हूँ। इस प्रकार से आप एक डिजाइन बना ले आप इस प्रकार से। तो देखो सबसे पहले वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर होगी। पहले नंबर पर वस्तु कहाँ होगी? अनंत पर। ये अनंत, अनंत पर वस्तु है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? यह पर बनेगा। अब दूसरी बार वस्तु सी से परे, यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे अपन, अलग अलग चलेंगे, तो यहाँ से अलग अलग जगह पर रख के देखेंगे। तो यहाँ से सी से परे रखेंगे वस्तु को यहाँ पर। जब वस्तु को यहाँ पर रखेंगे दूसरे नंबर पर, तो प्रतिबिंब इधर आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा दूसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर वस्तु आ जाएगी यहीं पर। कहाँ आ जाएगी? सी पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। फिर वस्तु को थोड़ा आगे खिसकाएंगे तो सी और एफ के मध्य आ जाएगा चौथे नंबर पर। तो वस्तु सी से परे निकल जाएगी इधर इस प्रकार से। फिर पांचवें नंबर पर एफ पर रखेंगे तो वस्तु इधर अनंत पर बनेगी। कहाँ बनेगी? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बन जाएगा 5 नंबर का। और जो 6 नंबर है लास्ट, वस्तु को एफ और पी के मध्य रखेंगे यहाँ, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो इधर बनेगा। अब देखो ध्यान से, देखो सबके मुंह कहाँ है? इधर ऊपर है। वस्तु के मुंह कहाँ है? ऊपर। सबके मुंह ऊपर है, जबकि इधर मुंह कहाँ है? नीचे। इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वास्तविक व उल्टा। कैसा बन रहा है? वास्तविक व उल्टा। लेकिन देखो यहाँ पर वस्तु का मुंह ऊपर है और यहाँ पर भी वस्तु का मुंह ऊपर ही है। इसका मतलब ये है ये सीधा बना है। कैसा बना है? सीधा। और जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। तो बताओ अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी भी बना एक स्थिति में और वास्तविक बना दूसरे 5 स्थिति में। तो बताओ आंसर क्या आएगा इसका? राइट आंसर आ जाएगा वास्तविक और आभासी दोनों ही प्रकार के क्या बनेंगे? प्रतिबिंब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो लंबी परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। इसको गांठ बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें होकर प्रकाश प्रवेश करता है, तो वह है पुतली। कौन सा भाग है? पुतली है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पुतली। दिखाई दे रहा है आपको? पुतली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट की बैटरी से किसी चालक तार में 2 एम्पियर, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो प्रतिरोध पूछा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर के वाला, दूसरे का के। देखो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले ये देखो क्या क्या दिया है आपको दे रखा है यहाँ पर, दिया है 5 वोल्ट की बैटरी, मतलब विभवांतर दे रखा है आपको। विभवांतर V बराबर 5 वोल्ट और इसके साथ में आपको दे रखा है विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर 2 एम्पियर। अब देखो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? किसके अनुसार? ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है V बराबर IR। अर्थात ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक तार में किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो V बराबर IR। अब अपन को चाहिए R का वैल्यू, तो V बटा क्या हो जाएगा? I। मान रख दीजिए, V का मान है 5 और इसका मान है आएगा 2। 2 से ये कट जाएगा 2.55, तो R आ जाएगा 2.5 ओम। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 2.5 ओम। दिखाई दे रहा होगा आपको? 2.5 ओम, ये राइट आंसर। 5
5 2 से कितनी बार कट गया, 2.5 बार कट गया। फिर आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए। अपन ने पहले में जो 11 क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चन क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, अब खाली स्थान वाले क्वेश्चन आ गए, रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ, विकृत गंधिता से बचाने के लिए। विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, जब अपन किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देते हैं तो उसका स्वाद और उसका जो रंग है वो बदल जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स की थैली में, किसमें, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है सी वाला, सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। सल्फाइड अयस्क के बारे में पूछा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर सी वाला है ये, इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो अयस्क हैं, एक अयस्क तो ले लो आप सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, और एक ले लो आप कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट अयस्क। देखो इन दोनों ऑक्साइडों को जो प्राप्त ऑक्साइड, ये दोनों जो अयस्क हैं, इन अयस्कों से धातु को प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की प्रक्रम है। इसके लिए सल्फाइड अयस्क के लिए तो बर्जन विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि, बर्जन विधि को काम में लिया जाता है। सल्फाइड अयस्क के लिए बर्जन विधि को काम में लिया जाता है। कौन सी विधि को काम में लिया जाता है, बर्जन विधि। सल्फाइड अयस्क के लिए तो बर्जन विधि काम में ली जाती है, जबकि कार्बोनेट अयस्कों के लिए निस्तापन विधि काम में ली जाती है, निस्तापन विधि काम में ली जाती है। तो देखो आपसे इसमें तो क्या पूछा गया था, केवल इसमें पूछा था सल्फाइड अयस्क के धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो साहब बर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्जन। केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिकों को क्या कहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर डी, तो हाइड्रोकार्बन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के के तत्वों से मिलकर बना होता है, एक तो कार्बन और एक हाइड्रोजन, इन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन, आपको याद होगा। एक तो, या फिर इनको 2 भागों में बांट सकते हैं और 3 श्रेणी में बांट सकते हैं, जैसे एल्केन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, और एक है एल्किन श्रेणी, एल्किन श्रेणी। तो देखो ये जो दोनों श्रेणियां हैं, ये तो आती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और ये एल्केन श्रेणी आती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इस प्रकार से इनको 2 भागों में अपन बांट सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुई मुई की पत्ती को छूने पर सिमट जाना किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये स्पर्शानुवर्तनी गति का उदाहरण है। किस प्रकार का है, स्पर्शानुवर्तनी गति का उदाहरण है। फिर इसके बाद में यप वाला क्वेश्चन है, इसमें यप वाले क्वेश्चन में पूछा है प्लेज्मोडियम, इसको प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं अपन। प्लाज्मोडियम में द्वारा जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा क्या होता है, बहुविखंडन, बहुविखंडन विधि द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा होता है, विधि द्वारा जनन। किसमें होता है सर, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा क्या होता है, जनन होता है। फिर देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संसारण, तीसरा क्वेश्चन पे आ गया अपन। संसारण किसे कहते हैं, क्वेश्चन है संसारण किसे कहते हैं, तो देखो संसारण किसे कहते हैं, तो
मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन, संसारण। देखो संसारण किसे कहते हैं? संसारण किसे कहते हैं? जब कोई अपने आसपास अम्ल, जब कोई धातु, देखो जब कोई धातु अपने आसपास, अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में, आदि के संपर्क में आती हैं, तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं या होने होने लगती हैं, देखिए होने लगती हैं। इसे ही संचारण कहते हैं, संचारण कहते हैं। ठीक है, ये इसके संचारण है। अगर आपसे इसके दुष्प्रभाव पूछ ले, पूछा नहीं है यहाँ पर, लेकिन दुष्प्रभाव पूछ ले तो आप बता सकते हो। जैसे एक धातु है चांदी, तो चांदी पर काली परत चढ़ जाती है। और दुष्प्रभाव पूछ ले आपसे, जैसे तांबे पर कौन सी परत चढ़ जाती है, तो तांबे पर हरी परत चढ़ जाती है। फिर आपसे पूछ ले तीसरा, भाई लोहे पर कौन सी परत चढ़ती है, तो लोहे पर लाल भूरे रंग की, लाल भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी के एस का नाम बताओ। तो मरकरी का एस का नाम होता है, चौथा क्वेश्चन है मरकरी यानी कि पारा, यानी कि एच का अयस्क। तो मरकरी के एस का नाम है सिनेबार। क्या नाम है इसका, सिनेबार। और सूत्र इसका एच जी यस। ये एक नंबर का क्वेश्चन था। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, एथीन, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पूछा है। तो एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है आपको, पांचवा क्वेश्चन। एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखो सबसे पहले तो आपको एथीन का क्या होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो एथीन कौन से एन आ रहा है, इसका मतलब एल्केन श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, एल्केन श्रेणी। तो एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n। अब देखो मैंने आपको बता रखा है, अगर एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह कार्बन हो, सात हो, आठ हो, नौ हो और 10 हो, ऐसा मैंने आपको बता रखा है, पूरा चैप्टर डाल रखा है मैंने। एक कार्बन को अपन बोलते हैं मेथ, दो कार्बन हो तो उसको बोलते हैं एथ, तीन कार्बन हो मेथ एथ प्रोप, कार्बन की संख्या चार हो तो ब्यूट, और कार्बन की संख्या पांच हो तो पेंट, छह हो तो हेक्स, सात हो तो हेप्ट, आठ हो तो ऑक्ट, और नौ हो तो नॉन, और 10 हो तो डेक, ऐसा बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर एथीन पूछा है, तो एथ का मतलब एथ आ रहा है, तो एथ मतलब C2, मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, दो। तो सबसे पहले अपन यहाँ एथीन की क्या निकालते हैं, सूत्र निकालते हैं। इसमें दो रखो तो यहाँ जाएगा C2, और दो दूनी चार, CH4। अब इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो देखो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे अपन, देखे जा, कितने कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, एक और दो कार्बन है, ये दो कार्बन हो गए, ये दो कार्बन। अब देखो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, चार, तो दोनों के दो दो हाइड्रोजन।
इससे में आ रहे हैं एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो देखो एक हाइड्रोजन के लिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, दो दो करना चाहेगा, अष्टक पूरा करना चाहेगा। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसे साझेदारी कर लेगा हाइड्रोजन से। और अब इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन बचे और इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से क्या करेगा, साझेदारी करेगा। तो देखो सबसे पहले तो कौन साझेदारी करेगा, हाइड्रोजन साझेदारी करेगा। इस प्रकार से इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इस प्रकार से इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इस प्रकार से इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गए और इस प्रकार से इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो इनका तो अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। अष्टक क्या होता है, अ, साझेदारी क्या होती है, वगैरह वगैरह सारी चीजें मैंने यूट्यूब में पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है, वहां पे आप जाके देखें। यहाँ तो अपन पेपर सोल्व कर रहे हैं। अब देखो कार्बन कहेगा भाई तुम लोगों ने तो क्या कर लिया, हाइड्रोजन से कहेगा भाई तुमने तो क्या कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। अब मेरी बारी है। तो कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, इसके पास चार तो है, चार और की जरूरत पड़ती है। तो देखो ये क्या करेगा, एक और दो तो इससे लेगा, और चार इसके पास है तो छह और दो इससे लेगा। तो इस प्रकार से क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा यहाँ से इस प्रकार से। तो बताओ दो दो चार दो छह और दो आठ इसके पास हो गया। अब ये कहेगा भाई तूने तो ले ले मैं, तो फिर ये भी क्या करेगा, इससे इस प्रकार से साझेदारी करेगा। और ये एथीन की क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसकी है, एथीन की। इस प्रकार से एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको बनानी थी, केवल वहां तो यही काम करके आना था, ये तो मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्विसंकरण प्रयोग से प्राप्त, अगला क्वेश्चन है छठा, द्विसंकरण प्रयोग से प्राप्त पीडी के पौधों का लक्षण पर रूप अनुपात निकालना था। क्या निकालना था, लक्षण पर रूप अनुपात निकालना है। तो लक्षण पर रूप अनुपात निकालते हैं। देखो देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन प्रथम पीढ़ी प्राप्त करते हैं। प्रथम पीढ़ी के लिए मैं आपको बड़ा तरीके से समझाता हूँ, इतना बड़ा नहीं करना था वहां, तो मैं तरीके से समझा रहा हूँ बस। आप देखो प्रथम पीढ़ी के लिए आप क्या करोगे, जनक लोगे, एक तो शुद्ध लंबा पौधा लोगे मटर का, और एक शुद्ध बोना पौधा लोगे। ये दो जनक ले रहे साहब आपने, ये क्या है, जनक माता पिता। तो शुद्ध लंबा पौधा तो क्या होता है, कैपिटल टी, और ये हो जाएगा स्मॉल टी। अब इसके जीन कौन कौन से हैं, कैपिटल टी। इसके जीन कौन कौन से हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, उसको बोलते हैं अपन यपवन पीढ़ी। यपवन पीढ़ी, इनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो देखो जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, तो आपके पास एक पौधा प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ भी क्रॉस करेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ संकरण करवाएंगे, तो कैपिटल स्मॉल टी। तो देखो यहाँ पर 100% पौधे एक जैसे प्राप्त हुए हैं और लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं, लंबे पादप, 100% लंबे पादप प्राप्त हुए हैं। हालांकि ये अशुद्ध हैं, लेकिन शुद्ध अशुद्ध का प्रयोग अपन तब करते हैं जब अपन जिन क्या नाम है, लक्षण पर रूप और जिन पर रूप निकालते हैं। तो ये तो लक्षण पर रूप के अनुसार बताया मैंने, लक्षण पर रूप के अनुसार। और अगर जीन पर रूप के अनुसार बताएंगे, जीन पर रूप के अनुसार, तो जीन पर रूप के अनुसार भी 100% अशुद्ध लंबे आएंगे, बस आएंगे तो ये पर क्या आएंगे, अशुद्ध लंबे पादप, लंबे पादप। अब देखो इसने अपने से प्रथम पीढ़ी के लिए नहीं पूछा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन द्वितीय पीढ़ी का। तो द्वितीय पीढ़ी के लिए लक्षण पर रूप अनुपात निकाल अपने को प्रथम पीढ़ी प्राप्त होगी, लेकिन अपने को प्रथम पीढ़ी नहीं चाहिए थी, अपने को तो कौन सी चाहिए। तो देखो अब अपन ने प्रथम पीढ़ी प्राप्त कर लिया, अब अपन द्वितीय पीढ़ी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अपन से क्वेश्चन में द्वितीय पीढ़ी के लिए लक्षण पर रूप अनुपात पूछा है। तो अपन यहाँ पे जनक ले लेंगे। जनक क्या लेंगे, जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ कौन से पौधे प्राप्त हुए थे अपने को, देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे प्राप्त हुए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसके जीन हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी,
कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है, तो इनके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं तो F2PD प्राप्त होगी अपन को, F2PD। अब देखो इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो पहला पौधा प्राप्त होगा अपन को कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी प्रकार से स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इस प्रकार। अब देखो यहाँ इसका अपन लक्षण पर रूप अनुपात लिखना है, लक्षण पर रूप अनुपात। लक्षण पर रूप अनुपात का मतलब है वह लक्षण जो आपको बाहर से दिखाई दे। तो देखो यहाँ पर 1 2 और 3, ये 3 पौधे तो लंबे पौधे हैं, लंबे पादप। तो लंबे पादप कितने हैं, 3। और बोने पौधे कितने हैं, बोने पादप, तो बोने पादप हैं 1। तो लंबे पादप और बोने पादप आ गए, तो इसका लक्षण पर रूप अनुपात कितना आ गया, 1:3:1 आ गया। लेकिन इसका आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अभी तो वार्षिक बाकी है, तो क्वेश्चन पूछ ले जीन प्ररूप अनुपात, जीन प्ररूप अनुपात, तो फिर आपको इसमें शुद्ध अशुद्ध भी देखना पड़ेगा, जीन प्ररूप। तो देखो यहाँ पर शुद्ध लंबे पादप कितना है सर, 1 है। फिर अशुद्ध लंबे कितने हैं, अशुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे पादप, अशुद्ध लंबे पादप कितने हैं, तो देखो 1 और 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर देखो एक पौधा, ये वाला जो एक पौधा है, ये पौधा कैसा है, शुद्ध है, लेकिन कैसा है, बोना, शुद्ध बोना पादप। तो शुद्ध बोना पादप भी कितना है, 1 है। तो अनुपात कितना गया, 1:2:1। लेकिन आपसे तो केवल मात्र इतना सा ही पूछा था इसमें कि द्विसंकरण प्रयोग से प्राप्त पीढ़ी के पौधों का लक्षण पूर्वक अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा 2:3:1। इतना सा लिखे आना था आपको तो केवल। तो इसका राइट आंसर था 3:1। मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है इसमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता क्या होगी, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, 7वां। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/F। और आपको दिया है यहाँ क्या दिया है, फोकस दूरी दे रखी है, देखिए आप क्वेश्चन पे देखें, आपको फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो फोकस दूरी यह बराबर 40 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस की होती है या माइनस की होती है। तो देखो अवतल लेंस कैसा होता है, इस प्रकार का होता है अवतल लेंस, इस प्रकार से। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इस प्रकार से कि नहीं निकल जाती, तो फिर डॉट डॉट करके पीछे मिलाते हैं अपन, तो यहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो इसके बीच की जो दूरी होगी वही फोकस दूरी होगी। अब यहाँ से इधर की दूरियां क्या होती है सर, ये तो ऋणात्मक होती है, इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी, पहली बात। तो अब दूसरी बात, लेंस की क्षमता निकालते समय फोकस दूरी को सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, मीटर में रखते हैं, तो इसको किस में बदलेंगे अपन, मीटर में बदलेंगे। तो यह बराबर आ जाएगा -40 बटा, अब देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बटे में 100। तो 20 से ये कट जाएगा 2 बार और 20 से ये कट जाएगा 5 बार, तो यफ की वैल्यू आएगी -2/5। अब अभी तो यफ की वैल्यू निकाली है, अब अपने को क्या निकालना है, देखो P, तो लेंस की क्षमता, अतः लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। तो यफ की वैल्यू है -2/5, तो इसको पलट देंगे ऊपर, तो पलट दो, तो -5/2 आ जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 2.5 बार, तो P बराबर आ जाएगा 2.5, और वो भी किसका, माइनस का। 2.5 किसका आएगा, माइनस का आएगा, और लेंस की क्षमता है तो क्या आ जाएगा, डायप्टर। इस प्रकार से इसका राइट आंसर आएगा -2.5 डायप्टर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको तो सभी जानते हैं, क्या होता है? कूलाम। फिर आगे पूछा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो देखो चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला तो चालक की लंबाई, चालक की लंबाई की, चालक तार की लंबाई के क्या करता है? निर्भर करता है। किस प्रकार से निर्भर करता है? प्रतिरोध यल के क्या होता है? समानुपाती होता है, अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। दूसरा निर्भर करता है चालक के अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है? आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, अर्थात अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा और अगर तार की मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पर निर्भर करता है चालक तार के पदार्थ पर, चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है इस पर भी निर्भर करता है। और चौथा है ताप पर, ताप पर निर्भर करता है। इस प्रकार से चार चीजों पर चालक तार का निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो देखो घरेलू विद्युत परिपथों में अतिभारण से बचाव के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो पहली सावधानी बरतनी चाहिए कि फ्यूज तार का उपयोग करें, फ्यूज तार का क्या करें? उपयोग करें। दूसरी सावधानी बरतनी चाहिए कि दूसरी सावधानी बरतनी चाहिए कि ओवरलोडिंग नहीं हो, मतलब एक ही सॉकेट में, एक ही सॉकेट में अधिक उपकरण न जोड़े। और तीसरा है एमसीबी का उपयोग करें, एमसीबी का क्या करें? उपयोग करें। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। अब इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।